हमारा हीरो कट इतना कमजोर है कि वो एक कमजोर स्लाइम को भी नहीं मार सकता। इसी वजह से उसके पार्टी वाले उसे बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं। पर ये बात कट को भी नहीं पता कि वो कॉम्बैट में तो जी रैंक पर है, पर सभी नॉन कॉम्बैट स्किल पर ट्रिपल एस रैंक है। और ये बात कट को छोड़ सभी को मालूम है। कट की कुछ नॉन कॉम्बैट स्किल जैसे वॉल रिपेयर करने से मॉन्स्टर उसे छूते ही प्यूरिफाई हो जाते हैं। कट के बनाए मैजिकल क्रिस्टल की हेल्प से एडवांस डीमन लॉर्ड को भी बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है। इतना ही नहीं, एक नॉर्मल बंदे को एग हैच करने से मुर्गियां मिलती है, पर कट के हैच हुए एग से 3 साल की मिस्टीरियस छोटी लड़की निकलती है। अब जिसको भी कट के और कारनामे देखने हैं वो इस वीडियो में बने रहें। कहानी एक दूर के छोटे से गांव से शुरू होती है जहां एक एस रैंक का वुल्फ मॉन्स्टर हमला कर देता है और विलेजर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक एडवेंचर पार्टी पे उड़ा देते हैं ताकि वो उनकी बेकार जिंदगी बचा सके। इस पार्टी का नाम है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग, जिसमें 3 बहादुर एडवेंचर है और हाँ, हमारा हीरो कट भी, जिसका वहां होना किसी काम का नहीं है। मॉन्स्टर जैसे कि एक्सपेक्टेड था सबसे पहले कमजोर पर वार करता है और कट को बैटल फील्ड से धक्का मार के हटा देता है। अब जब कोई बोझ नहीं रहा तो हीरो तेजी से मॉन्स्टर से निपट लेते हैं और उसे हराकर शांत कर देते हैं। ये 3 कॉम्पिटेंट हीरो हैं, बैंडाना जो एक रेंजर है, गोलोवा एक फायर वॉरियर और मार्ली द हीलर। इस इवेंट के तुरंत बाद ये टीम पूरे देश में मशहूर हो जाती है एज द हीरो हु स्टॉप अ कैलेमिटी। लेकिन सवाल ये है कि एक बेकार लूजर एक हीरो टीम में क्या कर रहा है? तो जवाब है, कट सबसे मुश्किल काम करता है, हीरो के घर के काम संभालना। जब वो दुनिया बचाने जाते हैं, बेसिकली वो एक हाउस वाइफ है। जब भी हीरो को खाना पसंद नहीं आता वो कट से कहते हैं कि दोबारा अच्छा खाना बनाएं। लेकिन इस बार बांडाना बोलती है ये कट का आखिरी खाना होगा क्योंकि उनके लीडर गोलोवा ने डिसाइड कर लिया है कि कट नल्ले बेकार को पार्टी से निकाल दिया जाए। उनका कहना है कि सिर्फ कुकिंग स्किल होना किसी रेप्यूटेबल पार्टी में होने के लिए काफी नहीं है और कट इतना बेकार और नल्ला है कि वो एक छोटे से स्लाइम को भी अकेले नहीं हरा सकता। हीरो के और भी रीजन है, वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं और उन्हें एक मेज रिक्रूट करना है क्योंकि पार्टी में अभी कोई मेज नहीं है। लेकिन इस दुनिया के रूल के हिसाब से एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग ही हो सकते हैं, इसलिए कट को निकलना ही होगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कट गोलोवा से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार और सोच ले, लेकिन उसके बदले में कट को पेट में एक बहुत तेजी से लात पड़ती है और कोई भी हीरो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, उल्टा सब उसका मजाक उड़ाते हैं और अब कट ऑफिशियली बेरोजगार हो जाता है तुम्हारी तरह। कहीं और जाने का ऑप्शन ना होने की वजह से कट शहर लौट आता है काम की तलाश में और एक जगह जाता है जिसका नाम है हेलो वर्क स्टेशन। वहाँ एक थोड़ी अलग सन्न भन्न सी रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करती है, उसकी पर्सनल डिटेल लेती है और एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है ताकि पता चल सके कि कट के पास कोई हिडन टैलेंट है या नहीं। नॉर्मली रैंकिंग होती है ट्रिपल एस से डी रैंक तक, लेकिन जब कट का रिजल्ट आता है तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने हर टेस्ट में जी रैंक लिया होता है, मतलब उसके पास बिल्कुल भी कॉम्बैक्ट स्किल नहीं है। ये बात बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कट को हिम्मत देती है कि टेंशन ना लो बेटा, हो सकता है तुम कुछ ट्रेड जॉब के लिए बेस्ट हो जैसे ब्लैक स्मिथिंग या एल्केमी। वो उसे एनकरेज करती है कि वो गिव अप ना करे। लेकिन अभी उन टेस्ट के टेक्नीशियन ब्रेक पर हैं तो कट को अगले हफ्ते तक वेट करना होगा टेस्ट देने के लिए। जब रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कट को तुरंत पैसे की जरूरत है तो वो उसे कंस्ट्रक्शन वर्क असाइन करती है, एक नेबरिंग टाउन में भेज देती है ताकि वो बाउंड्री वॉल रिपेयर में मदद कर सके। कट तुरंत निकल पाता है और वहाँ एक रिक्रूटर से मिलता है जो पहले तो बहुत डिसअपॉइंट होता है देख के कि वर्क स्टेशन ने एक कमजोर से दुबले पतले लड़के को भेज दिया, लेकिन उसकी टीम में लोग कम है तो वो कंप्लेन नहीं करता और कट को सीमेंट बनाने और वॉल रिपेयर का काम देता है। कट डिसाइड करता है कि वो अपना माना यूज करेगा सीमेंट को मजबूत बनाने में, चाहे रिक्रूटर ने उसे ऐसे करने के लिए बोला ही ना हो। 3 घंटे बाद रिक्रूटर लौटता है और देख के हैरान रह जाता है कि कट ने अकेले पूरे वेस्टर्न वॉल का 1/3 हिस्सा रिपेयर कर दिया। उसके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं था। रिक्रूटर समझ नहीं पाता कि कट ने ये कैसे किया, कट ने अपना काम कैसे किया। वो रिक्रूटर को समझाता है लेकिन रिक्रूटर को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कट की परफॉर्मेंस देख वो उसे परमानेंटली हायर कर लेता है और उसे अच्छे पैसे भी देता है एक बोनस के साथ। ये देख के कट और भी मोटिवेट हो जाता है। अगले 3 दिन में वो अकेले ही वेस्ट और नॉर्थ वॉल रिपेयर कर देता है, लेकिन रिक्रूटर इंप्रेस होने की वजह इरिटेट हो जाता है और उसे फायर कर देता है। वो बताता है ये रिपेयर का काम उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं।
अगर कट ये काम करेगा तो बाकी लोगों के लिए काम ही नहीं बचेगा। उसका कहना है कि कट के पास SSS रैंक वर्किंग स्किल है, इसलिए उसे कैपिटल जाकर काम ढूंढना चाहिए। कट को समझ नहीं आता कि रिक्रूटर की बात सच है या वो उसकी तारीफ कर रहा है, तो वो फिर से वर्क स्टेशन जाता है रिसेप्शनिस्ट से गाइडेंस लेने के लिए। टेक्नीशियन अभी तक नहीं आए हैं तो उसे एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा। तभी एक औरत आती है जिसका नाम है यूलिशिया और उसे एक माइनर की जरूरत है। कट यूलिशिया के पास जाता है और क्लेम करता है कि वो पहले माइन में काम कर चुका है। यूलिशिया पहले तो उसे रिजेक्ट कर देती है हट रहे, क्योंकि वो काफी पतला और कमजोर लगता है, लेकिन उसके पास पैसे कम है इसलिए वो एक मजबूत डॉर्फ को हायर नहीं कर सकती, इसलिए मजबूरन में वो कट नल्ले को रख लेती है। जब कट यूलिशिया के साथ निकलता है, रिसेप्शनिस्ट चेक करती है और शौक रह जाती है देख के कि कट को कंस्ट्रक्शन रिक्रूटर ने पूरे 200 गोल्ड कॉइन दिए थे। उसे समझ नहीं आता ये पॉसिबल कैसे है। जब वो घूमकर एक पाइल ऑफ सैंडबैग में गिर जाती है जो माना मेजर करने के लिए होते हैं, उसकी एसोसिएट बताती है कि जितना ज्यादा माना होता है ये बैग उतने हैवी हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज तक कोई भी इन्हें एक्टिवेट ही नहीं कर पाया, तो वो इन्हें बेकार समझ के बाहर फेंकने को कह देती है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट एक बैग उठाने जाती है उसे लगता है कि बैग हैवी हो गए हैं और उसे याद आता है कट ने पहले एक ऐसा बैग को उठाया था। तब उसे लगता है कट के पास अच्छा मान है, शायद बहुत ही ज्यादा हो सकता है। इसी बीच काफी वक्त गुजर जाता है जब कट और उसकी नई एम्प्लॉय यूलिशिया माउंटेन की तरफ ट्रैवल करते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है यूलिशिया उसे अपने कैंप साइट ले जाती है, पर वहां सिर्फ एक टेंट होता है, तो वो कहती है कि कट उसके साथ टेंट शेयर कर सकता है, लेकिन कट मना कर देता है, बोलता है कि उसे अनकंफर्टेबल फील होगा इतनी क्यूट लड़की के साथ रात गुजारने में। और कट ये भी कहता है कि उसने जितनी दुनिया घूमी है उसने आज तक यूलिशिया जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। ये सुन के यूलिशिया लाल हो जाती है जैसे टमाटर। वो सोचती है कि कट बस उसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि वो खुद को इतना क्यूट नहीं समझती। फिर रात के खाने में यूलिशिया ने कट को सिर्फ उबला हुआ आलू दिया था, लेकिन कट इतना खुश हो गया जैसे किसी ने शादी का खाना खिला दिया हो। काफी समय बाद किसी ने उसके लिए कुछ बनाया था। दोनों साथ बैठकर खाते हैं और कट और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके साथ पहली बार किसी ने बराबरी का व्यवहार किया है। उसके पुराने पार्टी मेंबर जो कभी उसके साथ खाना बैठकर भी नहीं खाते थे। कट को यूलिशिया का कुकिंग स्टाइल काफी पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करते नहीं थकता। शायद इसी वजह से कुछ देर बाद टेंट के अंदर कुछ अलग ही सीन होने वाला है। रात के वक्त कट ने नींद के लिए हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। वो सोचता है शायद यूलिशिया भी जाग रही होगी, तो वो उसकी तरफ पलट कर देखता है और देखता है क्या है, मैडम तो बड़े आराम से बिना कपड़ों के सो रही है और सब कुछ उसका खुला पड़ा है। कट इतना शौक हो जाता है कि लगभग चीख ही पड़ता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है, जल्दी से उठ जाता है और सोचता है कि क्या यूलिशिया इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि एक अजनबी कुआरे लड़के पर इतनी जल्दी वो ट्रस्ट कर रही है। जब वो टेंट के बाहर निकलता है तब पता चलता है यूलिशिया तो जाग रही थी। वो खुद बताती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि कट किस टाइप का लड़का है, कहीं हफ्सी तो नहीं है। अब उसे लगता है कि कट सही बंदा है तो वो आराम से उसके साथ पूरा हफ्ता बिता सकती है बिना डाटा ट्रांसफर की चिंता के। वो ये भी बोलती है कि कट उसे क्यूट लगता है इसलिए उसे छेड़ने को उसे बहुत ज्यादा मन करता है। छिछोड़ी लड़की है पूरी है। अगली सुबह जब यूलिशिया टेंट से बाहर निकलती है तो देखती है कट अभी भी सो रहा है। उसे समझ आता है कट रात भर टेंट के बाहर ही था। तभी वो देखती है कि उसकी रोब का एक बटन जो टूट गया था अब ठीक से सिल चुका है। उसके मन में डाउट आता है कि शायद उसने गलत बंदे को हायर कर लिया है क्योंकि ये लड़का तो काफी संस्कारी लगता है, माइनर तो बिल्कुल नहीं लगता। यूलिशिया उसे उठाती और कहती है कि चलो ऊपर से माउंटेन चढ़ते हैं। इस बार गोल है वीकेंड के पहले कम से कम 10 गोल्ड कॉइन कमाना। कट पूछता है कि क्या उसने डिसाइड किया है कि कहाँ माइनिंग करनी है। यूलिशिया कहती है कि अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो कैंप साइट के आसपास ही माइन करना चाहेगी। कट को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि बिना प्लानिंग के माइनिंग करना काफी बेकार हो सकता है। उसे लगता है कि यूलिशिया ने अपनी माइनिंग स्किल सिर्फ माइनक्राफ्ट खेल के सीखी है, तो कट उसे माइनिंग का ज्ञान पेलता है और खुद ही एक अच्छी जगह ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे एक क्वारी मिल जाती है और वो वहां खुदाई शुरू करता है। थोड़ी देर में उसे एक रॉक मिलता है जिसमें वो ओर से होने का अंदाजा लगाता है। जब वो हैमर के अपोजिट साइड से पत्थर तोड़ता है तो उसमें से काफी सुंदर जेमस्टोन निकल आते हैं। हर एक जेमस्टोन की वैल्यू लगभग 3 गोल्ड कॉइन है। ऐसे 4 से ज्यादा जेमस्टोन उन्हें मिल जाते हैं। मतलब वीकली टारगेट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, लेकिन किस्मत जब दरवाजा खटखटाए तो मना नहीं करना चाहिए। तो यूलिशिया कहती है कि डिगिंग जारी रखो। कट क्वेरी से सारे जेमस्टोन निकाल देता है। यूलिशिया कहती है कि चलो इन्हें बेच देते हैं, लेकिन कट मना करता है। वो कहता है कि छोटे जेमस्टोन काफी बेकार हैं, इन्हें मैजिक क्रिस्टल में बदल देना चाहिए।
पर यूलिशिया के अकॉर्डिंग पूरे किंगडम में सिर्फ 10 मैजिक क्राफ्टमैन हैं जो ये काम कर सकते हैं और उन्हें एक छोटे क्रिस्टल बनाने में भी कुछ घंटे लगते हैं। लेकिन कर्ट तो तुरंत मैजिक क्रिस्टल बना देता है और ये देख के यूलिशिया की आंखें फट जाती हैं, लेकिन उसे शक नहीं होता कि कर्ट में कोई खास टैलेंट है। कर्ट को लगता है क्राफ्टमैन कोई डिवाइन मेथड यूज करते होंगे माना स्टोन बनाने के लिए। यूलिशिया समझ जाती है कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो उसे शांत रहने नहीं देती है। शाम को यूलिशिया कहती है कि वो सिटी जाएगी मटेरियल बेचने और कर्ट वहां कैंप साइट पर रुककर घर के काम करेगा। जब यूलिशिया सिटी पहुंचती है तो रखवाले कर रहे नाइट उससे पूछताछ करते हैं क्योंकि उसके पास मैजिक क्रिस्टल का प्रूफ नहीं होता कि ये उसी ने खुद बनाए हैं, पर वो कर्ट का नाम नहीं लेना चाहती इसलिए अपना रॉयल एम्बलम दिखाती है, ये बताने के लिए कि वो कभी रॉयल फैमिली के लिए काम करती थी। इसी अथॉरिटी का यूज करके वो टेलीपोर्टेशन गेट से कैपिटल पहुंच जाती है। वहां वो मैजिक क्रिस्टल एक दुकान में बेचती है और दुकानदार मिमी को बताती है कि इनमें 10 गुना ज्यादा माना भरा हुआ है, हर एक की कीमत 10 गोल्ड कॉइन है और टोटल में यूलिशिया को मिलते हैं 500 गोल्ड कॉइन। मिमी को यूलिशिया से कहती है कि ये कहीं और मत बेचना क्योंकि लोग धोखा दे सकते हैं और ये भी पूछती है कि ये बनाया किसने क्योंकि ऐसी स्किल वाले को तो किंगडम के लिए काम करना चाहिए ना कि तुम्हारे जैसे नल्ले के लिए। पर यूलिशिया कर्ट का नाम नहीं बताती। जब मिमी को जोर डालती है तो वो कहती है कि वो नहीं बताएगी। तब मिमी को लास्ट में उसे ऑफर देती है कि वो कर्ट को किंगडम का डायरेक्टर और काउंट बनाना चाहती है। ये सुन के यूलिशिया बिल्कुल हिल जाती है और सीधा वर्क स्टेशन जाकर रिसेप्शनिस्ट से डिमांड करती है, ये बंदा कर्ट है कौन, मुझे बताओ जरा। जब वो रिसेप्शनिस्ट से कर्ट का पास डाटा देखती है तो उसे भरोसा नहीं होता कि कर्ट का एप्टीट्यूड रैंक जी रैंक था। फिर भी वो 500 गोल्ड को रिसेप्शनिस्ट को दे देती है कहती हुए कि ये कर्ट के अकाउंट में डाल देना। जाते जाते वो ये भी कहती है कि कर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है अब से। जब यूलिशिया वापस कैंप साइट पहुंचती है तो देखती क्या है, कर्ट ने पूरे एरिया को एक ही दिन में फार्म हाउस में बदल दिया। तब तक गुलोवा की पार्टी पहली बार जंगल में निकली है कर्ट को टीम से निकालने के बाद और लगता है उनका असली इम्तिहान शुरू हो गया है क्योंकि उनका कोई भी अटैक पहले जैसे पावरफुल नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि कर्ट जो सबको निकम्मा लगता था एक्चुअली बिना बताए पूरी टीम का बोझ उठा रहा था। मार्ली जो हीलर है अचानक किसी को हील नहीं कर पा रही क्योंकि उसके आसपास माना नहीं बचा। गोलोवा अपने नए मेज को बोलता है कि कोई फायर स्पेल से अटैक करो इस स्ट्रीम मॉन्स्टर पे, लेकिन वो नया बंदा मना कर देता है कहकर कि फायर मैजिक तो गोलोवा का काम है ना कि उसका। जैसे ही पूरी टीम एक दूसरे पर चिल्लाने लगती है बैंडाना चुपचाप पीछे खड़ी होती है एक विलन की तरह मुस्कुराती हुई, जैसे उसे खुशी हो रही कि ये टीम अब खत्म होने वाली है, बिल्कुल खल्लास खत्म। दूसरी तरफ यूलिशिया कर्ट को अपने एक अजीब दुकान चलाने वाली दोस्त मिमिको का ऑफर बताती है। मिमिको जो एक रॉयल कोट मेज है उसने कर्ट का नाम रॉयल मैजिक टेक रिसर्च लैब के डायरेक्टर के लिए रिकमेंड किया है। कर्ट को ये ऑफर मुश्किल लगता है और अगर सच भी हो तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो ऐसे किसी रोल के लायक ही नहीं है जहां वो दूसरों के ऊपर हो। साथ ही उसके दिल में अभी भी अपने पुराने पार्टी फ्लैमिंग ड्रैगन फैंग के लिए थोड़ी अटैचमेंट है। वैसे भी उसका करंट काम यूलिशिया के अंडर एक माइनर का अच्छा चल रहा है तो उसे काम बदलने की जरूरत ही नहीं है। यूलिशिया कर्ट को नहीं बताती कि उसने मैजिक क्रिस्टल बेचकर कितने पैसे कमाए हैं और माइन करने के लिए मोटिवेट करती है। कर्ट कहता है कि उसने एक और अच्छी जगह ढूंढ ली है और वहां से जाने लगता है, लेकिन यूलिशिया उसे रोकती है, कहती है कि थोड़ा रेस्ट ले लो। उसे लगता है कि कर्ट ने पूरी रात जाग के वुडन घर बनाया होगा, पर जब कर्ट कैजुअली बोलता है कि वो ऑलरेडी 6 घंटे सो चुका है यूलिशिया की बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ नहीं आता ये बंदा इतने कम टाइम में इतना सब कैसे कर लेता है। कर्ट उसे नए माइनिंग स्पॉट पे ले जा रहा होता और बताता है कि कल जहां उसने बड़ा क्रिस्टल ढूंढा था उसके आसपास आज उसने डिग करने का प्लान किया है। फिर वो यूलिशिया को अकेली छोड़ देता है माइनिंग के लिए। यूलिशिया पूरा दिन मेहनत करती है और लास्ट में एक और उसे मिलता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अगर कर्ट इसे मैजिक क्रिस्टल में बदल दे तो वो इजीली 10 गोल्ड कॉइन इससे कमा लेगी, लेकिन साथ ही वो उसका फायदा भी नहीं उठाना चाहती। शायद इसी वजह से उसने कल के 500 गोल्ड कॉइन में से 1 रुपए भी नहीं छुआ। शाम को जब वो कर्ट को देखने जाती है तो एक्सेप्ट करती है कि उसने एक बहुत बड़ा काम कर लिया होगा, लेकिन वो देखकर शॉक हो जाती है कि कर्ट ने एक प्रॉपर माइनिंग साइट बना ली जो उसकी उम्मीद के बिल्कुल परे है। जब वो अंदर जाती है तो उसके दिल में फाइनली ये बात आती है कर्ट चीट कोड यूज कर रहा है जिंदगी में, फिर भी उसे अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होते। जब वो देखती है कि कर्ट ने कितना काम एक ही बार में कर लिया, वो कर्ट से पूछते हैं कि दिन कैसा गया और कर्ट कहता है कि उसका आज का दिन बेकार गया क्योंकि उसे सिर्फ छोटे मोटे शाइनी रॉक मिले हैं। पर यूलिशिया पहचान जाती है कि ये सारे
मिथिरल ओर हैं और पूछते हैं कि क्या उसके दिमाग खराब है। और कट बताता है कि उसके गांव में लोग मिथिरल निकालते थे, लेकिन मिथिरल गांव वालों के काम के नहीं होते थे, तो वो सभी मिथिरल को कौड़ियों के भाव कबाड़ी वाले को दे देते थे। पर ये सुन के यूलिया समझ नहीं पाती कि कट किस अजीब गांव से आया है, लेकिन उसका ज्यादा इंटरेस्ट मिथिरल में है, जो गोल्ड या प्लेटिनियम से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर उसे याद आता है कि कट ने कहा था कि वो मिथिरल से भी ज्यादा वैल्यूएबल और ढूंढ रहा है, तो वो पूछते हैं कि वो कौन सा और ढूंढ रहा है। कट कैजुअली बोलता है ऑरी कैलकुलम, ये वही लेजेंडरी ओर है जिसे मेटल ऑफ द गॉड्स कहते हैं। यूलिया की तो हिम्मत ही जवाब दे देती है। वो डिमांड करते हैं कि कट बताए कि ये सब उसने कैसे कर लिया। कट कहता है कि अगर जमीन के 7 किलोमीटर नीचे डिग करो तो ऑरी कैलकुलम मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। ये तो सबको पता है, नॉर्मल बात है। यूलिया कट से पूछना ही नहीं चाहती, ना ही ये समझना चाहती है कि वो 7 किलोमीटर डिग करके कैसे वापस आ गया। बस हाथ सिर पर रखकर पूछते कि उसने बड़े से डिग हुए होल का क्या किया। तो कट कहता है कि उसने वो होल ऑलरेडी भर दिया क्योंकि वो डेंजरस हो सकता था। इसी तरह वो दोनों अपना दिन माइनिंग साइट में खत्म करते हैं। अगले 2 दिन और कंटिन्यू माइनिंग करने के बाद कट का लॉन्ग वीक का काम खत्म हो जाता है। जो माइन उसने बनाई है वो इतनी परफेक्ट है कि एक सीधा रास्ता क्रिएट हो गया है। सामिया से लेकर पैडियोल लॉर्ड टाउन तक शायद मैं मिस कर गया, लेकिन यूलिया अपेरेंटली उन पहाड़ों की मालिक है और क्योंकि वो माइनिंग पाथ उसका है तो वो ट्रैवल मर्चेंट गिल्ड को उसे यूज करने की परमिशन दे देती है एक छोटी सी मेंटेनेंस फीस के बदले में। ये पैसा उसे अपना टैक्स भरने में यूज करना सेल्फिश लग सकता था, लेकिन क्योंकि उसने और का सारा पैसा कट के अकाउंट में डाल दिया है तो ये ठीक ही है। उसने कोई चोरी तो नहीं की ना, ये माउंटेन तो उसी का था। जब कट सिटी लौटता है तो उसकी मुलाकात बांडाना से होती है। वो बताती है कि अब वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की मेंबर नहीं रही। शॉर्ट में गुलोवा पागल हो गया है, बार बार अपने आप को हारता देखकर और हर जगह हंगामा करने लगा है। उसने कट को वापस अपना अनऑफिशियल गुलाम बनाना चाहा और बांडाना को धमकी दी कि अगर उसने कट को वापस नहीं लाया तो वो उसे हार्म करेगा, लेकिन बांडाना ने ऐसा करने के बजाय गुलोवा को अरेस्ट करवा दिया और पार्टी छोड़ दी। लेकिन ये सब वो कट को नहीं बताती और वो बोलती है कि उसे भी गुलोवा ने वैसे ही फेंक कर बाहर निकाल दिया जैसे कट को निकाला था। कट थोड़ा उदास हो जाता है ये सुनकर। वो कहता है कि वो गुलोवा को एडमायर करता है और उसके बहुत एहसान है उसके ऊपर, पर वो वापस अपने पुरानी पार्टी मेंबर के साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन अब जब बैंडाना भी निकल गई है तो वो नहीं सोचता है कि ये पॉसिबल होगा। मुझे पूरे यकीन नहीं है, लेकिन लगता है कि बैंडाना भी बाकी पार्टी मेंबर जैसे ही है जो बस बेचारे कट का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में उसने कट को अपने गिल्ड कमीशन लेने के लिए मना लिया है और भेज दिया है एक अटेलिये माइस्टर की वर्कशॉप में। बेसिकली अटेलिये वो जगह होती है जहां जादुई दवाएं, तलवार और डिवाइस बनती हैं और बिकती हैं, और जिसका हेड होता है उसे कहते हैं अटेलिये माइस्टर या मास्टर। ये लोग शहर में काफी इंपॉर्टेंट और इज्जतदार माने जाते हैं। जब कट वहां जा रहा होता है उसे थोड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा आदमी इस छोटे से शहर में कैसे हो सकता है। कुछ ही देर बाद वो पहुंचता है उस घर पे जो मास्टर का हो सकता है, पर घर काफी सिंपल सा लगता है। तभी वो दरवाजा खटखटाता है और एक छोटी लड़की दरवाजा खोलती है। उसे देख के कट सोचता है क्या इतनी छोटी सी लड़की अटेलिये मास्टर हो सकती है, पर वो लड़की बड़ी हैरान हो जाती है कि कट कितना बेवकूफ और नल्ला हो सकता है कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो एक एल्फ है। फिर कट फॉर्मली पूछता है क्या वो ही मास्टर है, पर लड़की कहती है कि वो सिर्फ मास्टर की असिस्टेंट है, नाम है मिशेल। बिना टाइम वेस्ट किए कट बताता है कि उसे मैडम के लिए भेजा गया है और मिशेल खुशी खुशी उसे घर के अंदर ले जाती है। कट सोचता है कि उसे अटेलिये में मदद करनी होगी, पर पता चलता है कि उसका काम धाम है बर्तन और किचन साफ करना। थोड़ा डिसअपॉइंट होने के बाद भी वो अपनी किस्मत मान के काम शुरू कर देता है। तभी मिशेल अपने मास्टर के बुलावे पे चली जाती है और कट काम करने पे लग जाता है। कुछ ही देर में वो पूरा किचन चमका देता है, पर इतना काम करने के बाद भी इतना समझदार नहीं होता कि निकल जाए और अपने पैसे ले ले, बल्कि वो मिशेल को ढूंढने लगता है और एक डोर के सामने रुक के नॉक करता है। अंदर से एक लड़की की आवाज आती है और कट दरवाजा खोलता है तो देखता है कि खूबसूरत लड़की बैठी है प्रिंसेस ली से। पर कट को लगता है कि ये कोई खास लड़की ही होगी। ध्यान से देखने पर उसके पेट पर एक अजीब सा
स्पाइरल जख्म दिखाई देता है। जब उसके बारे में पूछता है, लड़की कहती है कि ये एक कर्स है। कर्ट पूछता है कि क्या वो उसे और ध्यान से देख सकता है, लड़की हाँ कह देती है। जब वो जख्म को छूता है तो उसे लगता है कि प्रिंसेस को कोई पेन महसूस नहीं हो रहा, लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ आवाज आने लगती है, जिसका मतलब यह है कि उसे भूख लग रही है। तो वो उसके लिए खाना बनाने का ऑफर देता है। किचन में जाके कर्ट को रियलाइज होता है कि उसने एक लड़की की स्किन को छुआ है और इसी बात से उसके होश उड़ जाते हैं और वो धम्म से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ मिमिको और यूलिसिया बात करते हैं मिथ्रेल और ऑरिकैलकुलम के बारे में और सोचते हैं कि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो क्या होगा। मिमिको कहती है कि सबसे बुरा केस ये होगा कि कर्ट को किडनैप कर लिया जाए और वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि उसे निपटा दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। वो दोनों सोचती हैं कि इतनी खतरनाक पावर होते हुए भी कर्ट अभी तक छुपा कैसे है, किसी को उसके बारे में क्यों नहीं पता। पर यूलिसिया बोलती है कि वो कर्ट को अटेलियर मास्टर बनवाना चाहती है ताकि उसकी स्किल ठीक से ट्रेन की जा सके। साथ ही वो ये भी सोचती है कि वो उसकी बॉडीगार्ड भी बन जाए, पर उसे डर लगता है कि वो ये सब कैसे अचीव करेगी जब कर्ट को अपनी एबिलिटी का थोड़ा भी आइडिया नहीं है और वो हमेशा अपने आप को कम समझता है। तब तक कर्ट का खाना तैयार हो जाता है जो वो प्रिंसेस लीसे के लिए बनाने आया होता है। तभी मिशेल लेडी ऑफिलिया के साथ वापस आती है। उन्हें देखकर कर्ट माफी मांगता है कि उसने किचन यूज किया बिना पूछे, पर लेडी ऑफिलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब वो खाना देखती है तो कर्ट बताता है कि ये उसने अजीब लड़की के लिए बनाया है जिसे उसने अभी अभी रूम में देखा था। ये सुनते ही लेडी ऑफिलिया हैरान हो जाती है कि कर्ट प्रिंसेस से कैसे मिली, पर वो एक्टिंग करती है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं हो, रोज की बात हो। फिर वो कर्ट को उसके दिन भर के काम के पैसे देती है और कर्ट पैसे देके खुशी से पूल जाता है। बाद में ऑफिलिया वो खाना ले जाती है प्रिंसेस के लिए, जिसे फिर से भूख लग रही होती है क्योंकि उसके पेट से फिर से जोर से आवाज आती है। प्रिंसेस के खाने से पहले लेडी ऑफिलिया कहती है कि वो पहले चेक करेगी कि खाने में जहर तो नहीं है, पर प्रिंसेस कहती है कि वो उस आदमी पर भरोसा करती है जिसके हाथ का खाना वो खाने वाली है, चाहे वो कर्ट से अभी अभी ही क्यों ना मिली हो। और हमें यहाँ थोड़ा लव एट फर्स्ट साइड वाली वाइब आ रही होती है। लेडी ऑफिलिया कुछ कह नहीं पाती और प्रिंसेस को खाना खाने दे देती है। जैसे ही प्रिंसेस एक नवाला लेती है वो अपने गले को पकड़ लेती है और गिर जाती है और लेडी ऑफिलिया समझ जाती है कि उसे जहर दिया गया है। पर उससे पहले कि वो हेल्प लेने जाए प्रिंसेस उठ के कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी सब रियलाइज करते हैं कि उसके पेट का स्पाइरल कर्स गायब हो गया, मतलब प्रिंसेस का कर्स टूट गया है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने प्रिंसेस पे ये कर्स डाला था उन्हें पता चल जाता है कि कर्स टूट चुका है, इसलिए वो तुरंत उसे हटाने का प्लान बना लेते हैं। रात को लेडी ऑफिलिया और प्रिंसेस मिमिको के पास जाते हैं। वहां वो यूलिसिया के साथ होती है और लेडी ऑफिलिया थोड़ा हेजिटेंट होती है अपनी बात कहने पर मिमिको कहती है कि आप यूलिसिया पे भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो जितनी भी नल्ली क्यों ना दिखती हो। फिर प्रिंसेस अपने आप को रिवील करती है और दोनों लेडीज तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं। वो हैरान होती हैं कि प्रिंसेस यहाँ कैसे आई, जबकि सब जगह उसकी बीमार होने की अफवाह चल रही है। लेडी ऑफिलिया बताती है कि प्रिंसेस पे एक कर्स था जिसे उन लोगों ने डाला था जो उसे मारना चाहते थे। वो कहती है कि ये लोग उस पीस के खिलाफ है जो प्रिंसेस के होने से आ सकती है। बीच में मिमिको सोचती है कि प्रिंसेस ने इतना स्ट्रॉन्ग कर्स कैसे तोड़ दिया। तब प्रिंसेस एक्साइटेड होकर कहती है कि उसकी मदद एक आदमी ने की है जिसका नाम है कर्ट। ये नाम सुनते ही मिमिको और यूलिसिया दोनों का चेहरा एकदम शॉक में आ जाता है। यूलिसिया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कर्ट के सिंपल से खाना खाने से प्रिंसेस लीसे का इतना पावरफुल कर्स टूट गया। और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि कर्ट इतने बड़े चक्कर में सिर्फ एक दिन के अंदर ही फंस गया, वो भी उनके अलग होने के तुरंत बाद। आगे बढ़ते हुए मिमिको के पास कुछ सस्पेक्ट हैं जो वो मानती है कि प्रिंसेस लीसे के असैसिन के प्लान के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि अटैक एक कर्स के फॉर्म में आया था। मिमिको ने कंक्लूड किया कि कल्प्रेट कोई ऐसा होगा जो रॉयल पैलेस में लगे एंटी कर्स वार्ड को बाईपास कर सकता है। उनके इंटेल के मुताबिक 3 लोग हैं जो ये कर सकते हैं। पहला सस्पेक्ट है सोवोकेट्स जो रॉयल एक्सपेंडेशनरी फोर्स का फर्स्ट जनरल है। दूसरा आदमी है ट्रिस्टन मेनॉफ पोलैंड चर्च का बिशप और तीसरी सस्पेक्ट है इसीडोरा आर्मा जो किंगडम की 3rd क्वीन है। ऑफिलिया का कहना है कि अगर कल्प्रेट ट्रिस्टन है तो उसने अपने डिवोटेड फॉलोअर्स की मदद से लीसे के रूम के वार्ड को छेड़ा होगा। प्रिंसेस लीसे अपनी स्टेम मॉम 3rd क्वीन पर शक कर रही है क्योंकि उनके पास पैलेस में फ्रीली घूमने का एक्सेस है और वो चुपके से एंटर भी कर सकती है वार्ड में। लेकिन कोई भी जनरल सोवोकेट पर शक नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं है। लेकिन यूलिसिया डिसएग्री करती है
उसका कहना है कि सोवुकेट का थीव गिल्ड के साथ डीप कनेक्शन है। जो लोग पैलेस के अंदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हो सकता है उसने उनकी मदद से वार्ड को बाईपास किया हो। जब किसी एक कल्प्रेट पर उंगली उठाना मुश्किल हो जाता है तो ऑफिलिया सजेस्ट करती है कि एक ट्रैप सेट करने का एक फेक लेयर बनाया जाएगा जिसे एक फेक अटेलियर मिस्टर रन करेगा। कोइंसिडेंटली लिसिया अभी 15 की हुई है और इस दुनिया के रूल के मुताबिक अब वो एडल्ट है। ट्रेडिशन के हिसाब से उसे 1 साल के ट्रेनिंग के लिए पैलेस छोड़ना होगा। तो ऑफिलिया का प्लान है कि उसे इस फेक लेयर में भेजा जाएगा और पब्लिक को बता दिया जाएगा कि वो वहां ट्रेनिंग ले रही है। इवेंचुअली जो भी कल्प्रेट होगा वो उसे दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार उनका पहला स्टेप होगा उस फेक मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। और अगर वो मास्टरमाइंड रियली कुछ जानने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ क्लू तो पीछे छोड़ ही देगा, क्योंकि वो नल्ला होगा जो ऑफेलिया और टीम यूज कर सकती है कल्प्रेट को पकड़ने के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, कौन बनेगा फेक अटेलियर मास्टर। यूलिशिया के पास ऑलरेडी परफेक्ट कैंडिडेट है। वो ऑफिलिया को दिखाती है एक टॉप ग्रेड मैजिकल क्रिस्टल जो कट ने बनाया था। ये देखते ही सबको समझ आ जाता है कट ना सिर्फ इस रोल के लिए परफेक्ट है बल्कि ओवर क्वालिफाई है। अगली सुबह कट ऑफिलिया के वर्कशॉप पर पहुंचता है, लेकिन वो बंद होती है। थोड़ी देर बाद मिशेल आती है और बताती है कि उनकी मास्टर ऑफिलिया और प्रिंसेस कल बाहर गई थी। वो कट को सजेस्ट करती है कि कल दोबारा आना, अभी जाओ। कट जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है और जो हमेशा अपने आप को कम समझता है, सोचता है कि शायद उसी ने ही कुछ गलत किया होगा जिस वजह से वर्कशॉप बंद हुई है, जबकि वो टेक्निकली कंप्लीटली गलत नहीं है। असल वजह कुछ और है। बिना कुछ और काम के कट एक रेस्टोरेंट चला जाता है जहाँ वो कुछ एडवेंचर की बातें सुनता है। वो लोग एक क्वेस्ट में फंसे हुए हैं जिनमें उन्हें एक पोर्टर की जरूरत है, लेकिन उनके पास कैंसिलेशन फीस भरने के पैसे नहीं है, इसलिए वो क्वेस्ट छोड़ भी नहीं सकते। जॉब की तलाश में कट उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो पोर्टर बनने के लिए रेडी है, लेकिन एक वार्निंग के साथ उसका कॉम्बैट में कोई भी टैलेंट नहीं है। ग्रुप की लड़की शीना उसके दुबले पतले बॉडी को देखते ही सीधा मना कर देती है, हट रहे, तेरे साथ नहीं जाना मेरे को, क्योंकि कट इतने दुबले पतले शरीर के हिसाब से पोर्टर बनने लायक नहीं है। लेकिन उसका बड़ा भाई कैंस जो एक हैवीली आर्मर बंदा है डिसाइड करता है कि कट को एक चांस दिया जाए। वो बताता है कि उनका टारगेट है आयरन गोलम, ऐसा मॉन्स्टर जो 440 पाउंड से भी ज्यादा के होते हैं, इसलिए उन्हें एक ऐसे पोर्टर की जरूरत है जो इतना वेट उठा सके। कट कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो ये वेट हैंडल कर सकता है। प्रूव करने के लिए वो कैजुअली डांजो द समुराई और केन द टैंक को एक साथ उठा लेता है जैसे आटे की बोरी हो, और ये बंदे कहते हैं कि वो कॉम्बैट में बेकार है। लोग तालियां बजाते हैं और उसे पोर्टर जॉब मिल जाती है। ग्रुप ऑलरेडी रेडी होता है, इसलिए वो तुरंत मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में सब कट से फॉर्मली मिलते हैं। उनका काइंड और फ्रेंडली नेचर कट के लिए एक प्लीजेंट सरप्राइज होता है। पहली बार उसे लगता है कि लोग उसे इंसान समझ रहे हैं। ये फीलिंग उसे मोटिवेट करती है कि वो पूरी मेहनत से काम करे। जब वो आयरन गोलम के एरिया में पहुंचते हैं, कट गलती से एक स्लाइम पर पैर रख देता है और बहुत डर जाता, और सीना भी उससे कहती है कि ओवर रिएक्ट मत करो और स्लाइम का कोर स्टेप करो, लेकिन कट का एम इतना खराब होता है कि वो खुद को ही चोट पहुंचा देता है। सीना स्लाइम को खत्म करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली ना वो गुस्सा होती है ना डांजो या कैंस, बल्कि सब ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं ताकि कट को बचाया जा सके किसी खतरे से। कट हैरान होता है कि उसे डांटा नहीं गया या मारा भी नहीं गया। धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि शायद उसकी पहली पार्टी ही खराब थी, बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ने पर वो लोग गोलम लेयर के अंदर आ जाते हैं। सीना ल्यूमिनस मॉस लगाकर जगह रोशन करती है। कट को गॉब्लिन का पूप मिलता है जो बताता है केव में सिर्फ गोलम नहीं गॉब्लिन भी हैं। कैंस कहता है कि चिंता मत करो, थोड़े गॉब्लिन को हम सब हैंडल कर लेंगे। वो केव के अंदर और गहरे जाते हैं जो एक प्रॉपर डंजन लगता है। कट को वॉल में कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी एक गॉब्लिन सामने आ जाता है। डांजो से तुरंत काट देता है, लेकिन उस साउंड से पूरी गॉब्लिन आर्मी उनकी तरफ आ जाती है। सीना समझ जाती है कि डायरेक्ट फाइट करना पॉसिबल नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से दुम दबा के भाग जाना। तभी कट जो वॉल इंस्पेक्ट कर रहा था एक सीक्रेट पैसेज ढूंढ लेता है। वो तुरंत ग्रुप को बताता है और वो और सीना उसके अंदर चले जाते हैं। सीना डोर बंद करती है, लेकिन कैंस और डांजो बाहर रह जाते हैं। दोनों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि सीना और कट बच सकें। सीना एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीछे से डांजो और कैंस की आवाज आती है। इतने ज्यादा गॉब्लिन है कि बच के निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, और कैंस सीना से चिल्ला के कहता है कि वो और कट को भाग जाना चाहिए। कट को पता है कि वो फिजिकली वीक है,
लेकिन उसे कभी नहीं लगा कि वो डरपोक है। वो जोर से चिल्लाता है कि उन्हें भी फाइट में शामिल होने दिया जाए, लेकिन सीना उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई जोक हो। याद दिलाती है कि वो तो एक स्लाइम से भी नहीं लड़ पाया, अगर वो उनके साथ रुकता है तो वो सिर्फ उनकी हार का एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा और कुछ नहीं। कट अपने आप को बेकार समझता है और ये बात उसे और भी ज्यादा नीचा महसूस करवाती है। वैसे सीना गलत भी नहीं है, अभी कुछ ही देर पहले उसने स्लाइम के लिए हेल्प ली थी। तभी वो सुनता है कि डांजो और कैंस कह रहे हैं कि अगर वो मर भी गए तो कम से कम किसी और को बचाते हुए मरेंगे। ये सुनकर कट के दिल में खुशी होती है, कोई उसे अपना दोस्त मानता है, इतना कि उसके लिए जान दे सकता है। कट सोचता है कि उसमें ऐसा क्या है जो ये लोग उसके लिए इतना सब कर रहे हैं। पर जैसे ही सीना लाइटिंग मॉस इस कमरे में यूज करती हैं, उनके सामने 3 आयरन गोलम आ जाते हैं, जिस वजह से सीना घबरा के ग्राउंड पे गिर जाती है और सोचती है क्या ये वही जगह है जहां से हम मरने वाले हैं। इसी बीच लीसिया और यूलिसिया कट को ढूंढ रहे होते हैं। लीसिया तो एक्साइटेड है अपने सेवियर से मिलने के लिए। इनमें जाके उन्हें पता चलता है कि कट सिक्योरिटी टीम के साथ लड़ने चला गया है। यूलिसिया तुरंत समझ जाती है कि जिस माउंटेन में वो गया है वो गॉब्लिन से भरा पड़ा है और वहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। वो लीसिया से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं उससे बचाना चाहती हूँ, लेकिन लीसिया मना कर देती है क्योंकि वो कैसे उस बंदे को छोड़ सकती है जिसने उसकी जिंदगी बचाई है। दोनों माउंटेन की तरफ निकल पड़ती हैं। जब फुटस्टेप खत्म हो जाते हैं तो लीसिया अपने सेंस से कट की सेंट ढूंढ लेती है, पर यूलिसिया ये सब देख के एक ही चीज सोचती है, अगर लीसिया कट की सेंट पहचानती है तो क्या उन दोनों के बीच डाटा ट्रांसफर हो चुका है, शायद क्योंकि कट ने उसे नंगा भी तो देखा था। वहीं दूसरी तरफ सीना अभी भी फ्लोर पे बैठी है और ऐसे बातें कर रही है जैसे अब आखिरी वक्त आ गया। वो कट से माफी मांगते है कि उसे इस डेंजरस जर्नी पर खींचने के लिए उसने मजबूर कर दिया, लेकिन कट उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि इतना भी बड़ा कुछ नहीं हुआ, वो इजीली इन गोलम से रास्ता बना सकता है। सीना कंफ्यूज होती है कि किस रास्ते की बात कर रहा है ये नल्ला, जब 3 गोलम उनके सामने खड़े हैं। बिना जवाब दिए कट तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो पहले गोलम की टेल पर अटैक करता है और वो गिर जाती है। सीना शॉक में है, क्या ये वही बंदा है जिसके लिए उसने स्लाइम मारा था। एक डैगर से वो सब गोलम को खत्म कर देता है। सीना जमीन पर बैठी होती है और उसकी आंखों में डिसबिलीव होता है। कट बस कैजुअली कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो इन्हें रोज मार रहा होता है जब माइनिंग करता है। जब सीना भी शौक में होती है तभी यूलिसिया बॉल तोड़ के अंदर आती है। शायद उसने सोचा था कि वो सबको बचाएगी, लेकिन यहाँ तो कट ऑलरेडी सब कुछ संभाल चुका था। सीना सब कुछ एक्सप्लेन करती है और कट डैड गोलम के बीच से निकलकर यूलिसिया को हक करता है और यूलिसिया से डांजो और कैंस को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि ये सब उसके बेकार और कमजोर होने की वजह से हुआ है। यूलिसिया को उस वक्त एक मिथ याद आता है, एक लेजेंडरी एस रैंक एडवेंचर के बारे में। क्या कट वही बंदा हो सकता है, ये वो सोचती है। तभी वहां लीसे भी आ जाती है और उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी होती है कट को देख के। वो सब कट को बताते हैं कि डांजो और कैंस ठीक हैं। डांजो और कैंस यूलिसिया का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी यूलिसिया अपना असली मकसद बताती है, वो एक नया अटेलिये खोलना चाहती है और चाहती है कि कट उसके साथ काम करे। उसे पता है कि कट मना करेगा क्योंकि उसे लगता है कि वो इतना कैपेबल नहीं है, इसलिए वो तुरंत ऑफिलिया का नाम ले लेती है कि ऑफिलिया ने उसे रिकमेंड किया है। कट को खुशी होती है पर वो नई टीम को छोड़ना नहीं चाहता। तभी कैंस सीखता है क्यों वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है सिर्फ उनके साथ रहने के लिए। छी, पर यूलिसिया सबको अटेलिये ज्वाइन करने का ऑप्शन देती है। जाने से पहले वो कट से कहती है कि उसकी एबिलिटी मेजर करनी होगी। जब सिक्योरिटी टीम नई अपॉइंटमेंट सेलिब्रेट करने निकलती है, कट मीम्यूको के पास टेस्ट के लिए जाता है। मीम्यूको एक्साइटेड होती है उसका टेस्ट लेने के लिए, पर टेस्ट खत्म होने के बाद यूलिसिया रिजल्ट पूछती है, लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट में कट बी रैंक में होता है, कुकिंग, क्लीनिंग और माइनिंग में, और बाकी सभी में सी रैंक। लेकिन हेलो वर्ल्ड रैंकिंग जो ट्रू पोटेंशियल दिखाता है उसमें वो हर स्किल में ट्रिपल एस रैंक होता है। मैजिक में तो वो मिमिको से भी ज्यादा पावरफुल निकलता है। मिमिको कहती है कि अगर किसी को ये रिजल्ट पता चल गया तो कट खतरे में पड़ सकता है और क्या पता उसे मार भी दिया जा सके, इसलिए सबको ये बात सीक्रेट रखना पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें रिसेप्शनिस्ट क्रिसेल सुन लेती है और तुरंत कान बंद कर लेती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जिसके बाद ग्रुप एक हाई स्पीड कैरिज में ट्रैवल कर रहा है जो यूलिसिया ने अटेलिये मास्टर की स्पेशल अथॉरिटी का यूज करके अरेंज किया है। उनके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन का ऑप्शन भी था, लेकिन लीसे के अकॉर्डिंग जो टाउन वो लोग जा रहे हैं वहां कोई टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है क्योंकि वो एक काफी रिमोट रूरल बॉर्डर साइड फ्रंटायर टाउन है। यूलिसिया कहती है कि ये टाउन पहले एक मिलिट्री बेस था जहां से डीमन से बॉर्डर को डिफेंड किया जाता था, तो ये सिटी
अब भी किंगडम के लिए डीमन के अगेंस्ट फ्रंट लाइन डिफेंस है और ग्रुप वहां जा रहा है जहां न्यूली कंस्ट्रक्टेड अटेलिये मास्टर है। कांस को अभी भी लगता है कि वो और उसकी पार्टी मेंबर इस अटेलिये के काम के लिए लायक नहीं है, लेकिन यूलिसिया उन्हें अश्योर करती है कि वो सब इस काम के लिए काफी क्वालिफाइड हैं। सीना काफी चुपचाप है और थोड़ी अपसेट है क्योंकि वो अपने भाई और डांजो के साथ सेम पेज पर नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपनी पार्टी से अलग नहीं होना चाहती। पर जब कांस यूलिसिया से रिक्वेस्ट करता है कि अटेलिये मास्टर कौन है वो तो बोलो, वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो अभी भी सबको ये नहीं बता सकती थी कि कट ही उनका अटेलिये मास्टर होने वाला है। तो वो कांस को फालतू से जवाब दे देती है, पर सीना देख लेती है कि जब भी अटेलिये मास्टर का टॉपिक आता है यूलिसिया का बिहेवियर स्ट्रेंज हो जाता है और वो उसके बारे में कुछ सस्पिशियस सोचती है। थोड़ी देर बाद वो सिटी पहुंच जाते हैं और सिटी वॉल देखकर कट को याद आता है कि वो ये टाउन पहले आ चुका है यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, लेकिन उसे इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो काम में ज्यादा अच्छा था। वो देख रहा है कि वहाँ कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई उसके जाने के बाद, लेकिन वो बस ये अज्यूम करता है कि वर्कर कोई और मेथड यूज कर रहे होंगे जिसमें ज्यादा टाइम लगता है वॉल रिपेयर करने में। यूलिसिया ग्रुप को अटेलिये की लोकेशन ले जाती है जो बस एक खाली जमीन का प्लॉट होता है। ग्रुप खाली मैदान को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, तो यूलिसिया समझाती है कि अटेलिये का कंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और तब तक उन्हें एक लोकल होटल में स्टे करना होगा। वो ये नहीं चाहती कि टाइम वेस्ट हो, इसलिए वो रेगुलर लोगों को अटेलिये बनाने के लिए हायर नहीं करना चाहती और कट से कह देती है कि वो ही बनाए क्योंकि वो कुछ भी एक दिन के अंदर अंदर बना सकता है। कट को लगता है कि यूलिसिया उसकी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रही है और कहता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, उन लोगों से हाउस तो जल्दी बना लूंगा मैं, लेकिन एक अटेलिये इतनी जल्दी नहीं बना सकता। सब लोग कट के साथ हैं क्योंकि आमतौर पर ऐसे घर बनाने में महीने लगते हैं, लेकिन वो सब शौक हो जाते हैं जब कट कहता है कि वो सिर्फ 3 दिन में अटेलिये बना देगा। यूलिसिया कट को प्रेशराइज नहीं करना चाहती और प्रॉमिस करती है कि अगर उसे ज्यादा टाइम लगे तो वो नहीं गुस्सा होगी। वो उसे एक लिस्ट बनाने को कहती है जिसमें उसे जो जो एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए वो लिखे। कट जल्दी से एक पेपर पर रेयर और एक्सपेंसिव चीजें लिख लेता है जैसे एमेथिस्ट, साफेरिया, ग्रिफिन फेदर। यूलिसिया उसे ये सब सामान देने को तैयार हो जाती है। अपने ट्रस्ट के साथ सीना को ये सब देख बहुत वियर्ड लगता है और वो सोचती है कि कट को सिंपल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे आइटम की जरूरत क्यों पड़ रही है। यूलिसिया सीना के अपसेट होने को नोटिस करती है, लेकिन अभी उसे कन्फ्रंट नहीं करती। वो बाकी ग्रुप को होटल ले जा लेती है और कट को अकेला छोड़ देती है काम करने के लिए। होटल पहुंचकर वो सबको मीटिंग के लिए बुलाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले सीना पहले ही बोल पड़ती है और सबको बता देती है कि कट ने आयरन ड्रैगन को अकेले ही मार दिया। तो वो यूलिसिया से डिमांड करते हैं कि वो बताए कि कट कौन है और यूलिसिया और लीशा भी यहाँ क्या कर रही हैं और वो दोनों भी कौन है, क्योंकि कट के बारे में सब समझाना बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यूलिसिया पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक एडवेंचर है जो कभी रॉयल फैमिली के लिए काम करती थी। फिर वो बताती है कि लीजे इस किंगडम की तीसरी प्रिंसेस है, जैसे सुन के सब लोगों के मुंह खुल जाते हैं। लीजा अपनी आइडेंटिटी छुपाने का रीजन नहीं बताती, पर वो ग्रुप से सीधा कह देती है कि इस बात को अपने तक रखना, किसी को नहीं बताना नहीं तो काट डालूंगी, क्योंकि दोनों काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं। सीना सोचती है कि कट भी कोई रॉयल फैमिली से होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कट ने कहा है कि वो एक दूर के गांव से है, लेकिन यूलिसिया ने हर फाइल को चेक किया पर उसे उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जो कुछ वो जानती है वो ये है कि कट के पास बिल्कुल भी कॉम्बैट स्किल नहीं है, लेकिन उसके नॉन कॉम्बैट स्किल सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। वो हर एक स्किल में SSS रैंक में है। कॉम्बैट को छोड़ के यूलिसिया फिर ग्रुप को और भी शॉकिंग बात बताती है कि कट को ये तक नहीं पता कि वो कितना गॉडली स्किल है, इसलिए उन्होंने उसे उसकी रियल रैंक के बारे में नहीं बताया और उसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है कि उसकी स्किल B रैंक की है। वो ये भी बताती है कि कट को अटेलिये मास्टर बनाना चाहती है वो, लेकिन उसने ये सीक्रेट रखा है। सीना को समझ में नहीं आता कि यूलिसिया कट को ये सब क्यों नहीं बताती और वो चाहती है कि कट को सच्चाई का पता चले, लेकिन यूलिसिया का कहना है कि अगर वो कट को सच बताएगी तो वो उसे कभी भी नहीं मानेगा और वो उसके स्किल को सीक्रेट रखना चाहती है ताकि उसका कोई फायदा ना उठाए या उसे नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो बिल्कुल इनोसेंट और नाइव है, मतलब मासूम। लेकिन सीना को लगता है कि यूलिसिया खुद कट के टैलेंट का फायदा उठा रही है और वो अपने भाई से भी कह देती है कि कट के लिए कुछ
करे। कांस और डांजो ऑलरेडी कर्ट को अपना दोस्त मान चुके हैं तो वो एग्री कर लेते हैं, लेकिन सीना को फिर भी कुछ डाउट होते हैं क्योंकि उसने कर्ट को सिर्फ एक दिन पहले ही जाना है। जब यूलिसिया ये सब बताती है, सीना समझ जाती है कि ये सब कितना सीरियस है। वो वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और देखकर शॉक हो जाती है कि कर्ट ने सिर्फ 1 घंटे में फाउंडेशन रेडी कर दिया है। कर्ट को ये नॉर्मल लगता है और कहता है कि कोई भी बी रैंक ऐसा कर सकता है, जबकि असल में कोई भी बी रैंक ऐसा काम नहीं कर सकता। सीना को ये भी पता चलता है कि कर्ट के गांव में लोग उससे ज्यादा तेज हैं, इसलिए वो खुद को स्लो समझता है, जो सीना को बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है। सीना को लगता है कि कर्ट काफी प्योर दिल वाला है और उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब समझ जाती है। उसे अब समझ में आ जाता है कि यूलिसिया क्यों चाहती है कि वो कर्ट को दुनिया से बचाए रखे। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, डांजो एक अजीब औरत से मिलने आता है। पहले मुझे लगा कि वो अपने ग्रुप को जल्द ही धोखा देने वाला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सच में इन्फॉर्मेंट से मिलने जा रहा है ताकि पता कर सके कि उसके लास्ट एडवेंचर में क्या गड़बड़ी हुई थी। वो जानता है कि उन्हें ऐसे डंजन में भेजना गलत था और किसी ने उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। इन्फॉर्मेंट बताती है कि एक आदमी बिबिनो, जो मैन विथ 1000 फेस के नाम से जाना जाता है, उसने ये काम किया है। बिबिनो का बिजनेस है ऐसे एडवेंचर को लिस्ट करना और एडवेंचरर को क्वेस्ट लेने के लिए कन्विंस करना और उन ग्रुप को टारगेट करना जो किसी ने डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे हायर किए होते हैं। डांजो को ये पता चलने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और बदले लेने की सोच लेता है। दूसरी तरफ बिबिनो एक बार में बैठकर एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा है जो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि साकुरा ग्रुप के जीने की वजह से उसके पैसे नहीं आए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो अब प्रिंसेस के अंडर काम कर रहे हैं तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डांजो उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि वो इतना एक्साइटेड है उन्हें नीचे गिराने के लिए। बिबिनो शॉक हो जाता है और भागने लगता है। जब वो भागता है, इन्फॉर्मेंट एक स्ट्रिंग से उसे ट्रैप करके गिरा देती है। डांजो से पकड़ लेता है और बिबिनो माफी मांगने लगता है, लेकिन डांजो उसकी कुछ नहीं सुनता। डांजो उसकी सॉर्ड उसके गले पर रख देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो ये सॉर्ड उसके ऊपर चला देगा। वो डांजो चला जाता है और बिबिनो वहां बेहाल पड़ा रहता है। इन्फॉर्मेंट चाहती थी कि डांजो बिबिनो को मार देता कि उसका काम आसानी से हो सके, पर तभी मिमिको के कनेक्शन के थ्रू कुछ ब्लैक हुडेड लोग बिबिनो को अपने साथ लेके चले जाते हैं और इन्फॉर्मेंट उसे नहीं मार पाती। और ये इन्फॉर्मेंट बैंडेना है, जिसके बाद वो अपने बॉस का मैसेज देखती है और सोचती है कि अब उसे कर्ट के गांव जाना ही होगा। ग्रुप वापस अटेलिये में आ जाता है जहां कर्ट ने काम शुरू किया था और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। तुम कह रहे हो जो खाली जमीन 3 दिन पहले थी अब वो इतनी बड़ी हवेली बन गई है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पेड़ जो 3 दिन पहले लगाया था वो फल दे रहा हो। और सब लोग हैरान है, पर लीसे एक्साइटेड होकर कहती है कि ये उसकी और कर्ट की प्यार भरी हवेली होगी। पर यूलिसिया तुरंत याद दिलाती है कि ये अटेलिये है, उसका घर नहीं। वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं और कर्ट उनका स्वागत करता है। वो माफी मांगता है कि उसने उनके लिए स्वागत का कोई प्लान नहीं बनाया। यूलिसिया सरकास्टिकली जवाब देती है कि उन्होंने जो देखा उसके लिए भी कोई प्लान नहीं बनाया था। वो उन्हें घर की हर जगह दिखाता है और हर कंपार्टमेंट देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। वो उन्हें पानी की सप्लाई दिखाता है जो उसने सैफायर का यूज करके बनाई थी ताकि पानी की कभी कमी ना हो। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर ये पानी लगातार इस्तेमाल हो तो 1 साल तक पानी की कमी भी नहीं होगी। वो उनके कमरे दिखाता है और लीसे तुरंत बेड पर जंप कर देती है। वो बताता है कि बेड ग्रिफिन के फैदर से बना है, जिसके बाद वो उन्हें घर के अंतिम हिस्से अटेलिये माइस्टर के ऑफिस दिखाता है और यूलिसिया से पूछता है कि अटेलिये माइस्टर कब उनके साथ रहने आएंगे। पर यूलिसिया नहीं चाहती कि वो बताए कि कर्ट खुद मास्टर बनने वाला है, तो वो बस कह देते हैं कि मास्टर आएंगे बहुत ही जल्द। जब वो कर्ट से पूछती है कि उसका कमरा कहाँ है, वो कहता है कि क्योंकि वो अब बस एक क्लीनर है, वो किचन में रेस्ट करेगा जब उसे जरूरत होगी और उसका कोई भी पर्सनल रूम नहीं है। ये सुन के सब लोग चिल्लाते और कहते हैं कि प्लीज अटेलिये मास्टर के कमरे में रुक जाओ जब तक वो वापस नहीं आया। वो नहीं मानता और 2 घंटे तक वो सब उसे मनाने की कोशिश करते हैं। जब वो फाइनली मान जाता है तो वो सब इतने थके हुए होते हैं कि यूलिसिया याद करती है कि लीसे पर अभी भी कर्ज का खतरा है, इसलिए वो कर्ट से पूछती है अगर वो घर के आसपास मैजिक बैरियर लगा सकता है, लेकिन कर्ट के पास वो ताकत नहीं है। पर खुशकिस्मती से यूलिसिया के पास जो तिलिस्मान है जो मिमिको ने दिए थे, तो रात को वो तिलिस्मान को घर में लगाने जाती है। वो लीसे के कमरे के बाहर बहुत से तिलिस्मान लगाने का फैसला करती है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। जब वो ये सब करती है, लीसे समझती है कि उसका सपनों वाला मर्द उसके कमरे के आसपास घूम रहा है। वो एक्साइटेड होकर
होकर बाहर आती है, लेकिन जब देखती है तो वो यूलिशिया होती है। यूलिशिया भी डिसअपॉइंट होती है कि लीशे ऐसा सोच रखती है कट के बारे में। अगले दिन लीशे सिडक्टिवली ड्रेस होकर कट से किचन में मिलती है, प्लेट लेकर उसकी मदद करने के लिए। जब यूलिशिया आती है वो फिर से डिसअपॉइंट होती है, लगता है वो काफी बार डिसअपॉइंट होने वाली है। बाकी सब उठते हैं और उन्हें फ्रेशली बेक्ड ब्रेड की खुशबू आती है। कट ने घर में एक ओवन बनाया है ताकि वो उन्हें हर दिन ब्रेड और चाय दे सके। वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जब वो हर बाइट का स्वाद लेते हैं वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन कट टेबल पे नहीं होता। यूलिशिया पता लगाती है कि वो सब तिलिस्मान जो उसने दीवारों पर लगाए थे वो सब कट साफ कर रहा है। वो दौड़कर वहां जाती है ताकि उसे रोका जा सके, लेकिन वो सब साफ कर चुका होता है। बस एक तिलिस्मान बचा है जिसे वो अभिशाप कर रहा है। यूलिशिया हैरान हो जाती है क्योंकि मीमुको ने कहा था कि तिलिस्मान को साफ नहीं किया जा सकता। अब उसे कट को समझाना पड़ता है कि ये तिलिस्मान वहां कैसे आए। वो झूठ बोलती है कि लीसे के पेट में भूत ड्राइंग करके चले जाते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए मैंने ये ड्राइंग पूरे घर में बनाई थी। और हमारा मेन कैरेक्टर जो बिल्कुल नल्ला है यूलिशिया की ये बात मान लेता है, पर यूलिशिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि लीसे को कर से कैसे बचाए जब तक मिमिको नहीं आ जाती, जो कुछ ही दिनों में वहां आने वाली है। अब सीन पोलैंड चर्च के बिशप ट्रिस्टन पर आता है, जो चर्च से मालेफिस को निकाल रहा है क्योंकि फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का लीडर क्रिमिनल बन चुका है, जिस वजह से चर्च की रेपुटेशन कम हो रही है क्योंकि उस पार्टी में मालेफिस है। पर वो बात अलग है, मालेफिस पार्टी में होते हुए बहुत लोगों की हेल्प करती थी, इसलिए क्रिस्टन उसे एक ऑफर देता है। अगर मालेफिस उसका काम पूरा कर देती है तो उसे सिस्टर से प्रीस्ट ट्रस्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा। ट्रिस्टन उसे एक वाइन पीने को देता है, जिसे पीने से मालेफिस को भी लीसे वाला कर्ज आ जाता है और वो नेक्स्ट 1 महीने में मारी जाएगी क्योंकि कर्ज की वजह से वो सिर्फ पानी पी सकती है। और मालेफिस का काम है किंगडम की 3rd प्रिंसेस यानी लीसे को मारने में हेल्प करना। और ये सब करने से ट्रिस्टन को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इन सभी बातों से दूर यूलिशिया सोचती है इतने टाइम से लीसे पर कोई अटैक क्यों नहीं हो रहा, और शायद कर्ट के खाना खाने से लीसे का कर्ज भी वापस नहीं आ रहा। और अब तक मिमिको और ओफेलिया भी इस सिटी में आकर लीसे के एनिमी को ढूंढ लेंगी। कर्ट से पता चलता है वो मैंशन के अंदर कर्ज रिफ्लेक्टेड बैरियर इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि पूरा मैंशन बाहर से ही कर्ज रिफ्लेक्ट बैरियर से कवर है। पर इतना ही नहीं, जो भी मैंशन के अंदर के लोगों पर कर्ज देने की कोशिश करेगा वो कर्ज रिफ्लेक्ट होके वो आदमी चमकने लगेगा यानी ग्लो करने लगेगा। पर यूलिशिया ये बात मिमिको और ओफेलिया को बताने जाती है, जहां उन्हें पहले ही कर्ज देने वाले की लोकेशन मिल जाती है। यूलिशिया के जाने के बाद कर्ट लीशे को बाहर मार्केट चलने को बोलता है क्योंकि जब से वो यहाँ आई है तब से वो मैंशन के बाहर नहीं गई, लेकिन लीशे कर्ट को मार्केट जाने से मना कर देती है। और तब तक बाकी तीनों कर्ज देने वाले के पास जाते हैं, जो मरने के बाद भी ग्लो कर रहा है। ये सब देख के ओफेलिया कर्ट को पूरे मामले को हैंडल करने को बोलने का सोचती है, पर यूलिशिया कर्ट को किसी भी डेंजरस सिचुएशन में नहीं जाने देना चाहती, इसलिए मिमी को यूलिशिया से लीशे और कर्ट को मैंशन से बाहर आने से मना करती है क्योंकि वो अपने लोगों के साथ सभी हैंडल कर लेगी। मिमी को फैंटम सोल्जर नाम के एक ग्रुप को हैंडल करती है जो शैडो में रह के काम करते हैं। जिसके बाद सीन कर्ट के रिपेयर वॉल पे आता है, जहां जनरल एलरेड और वाइस कैप्टन जेनेरिक थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी वहां कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। हमला करने वाले मॉन्स्टर अनडेड स्केलेटन है और ये बात मिमी को भी मालूम चल जाती है। पर जब एलरेड और जेनरिक एक दूसरे से लड़ रहे थे स्केलेटन को मारने और सिटीजन की रक्षा करने के लिए कौन रुकने वाला है, इतने में सभी स्केलेटन कर्ट की बनाई वॉल को टच करते ही गायब हो रहे हैं। जेनरिक को ये सब देख को समझ तो नहीं आता, पर एलरेड को इस सब में कर्ट का हाथ लगता है। मॉन्स्टर वेस्ट साइड के लापेता रुइन से अपीयर हो रहे हैं, जहां बिशप ट्रिस्टन ने एक एडवांस डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो अब प्रिंसेस को खत्म करने के लिए मालेफिस को फ्यूल की तरह यूज कर रहा है। जहां अगर मालेफिस का माना खत्म हो जाता है तो डीमन उसकी सोल एनर्जी से भी मॉन्स्टर को लगातार समन करता रह सकता है। मालेफिस को कभी प्रीस्टेस बनाया जाने वाला ही नहीं था, उसे तो सिर्फ फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा जो लास्ट में मारी जाएगी। दूसरे दिन अटेलिए पर यूलिशिया कर्ट और लीशे को बताती है सिटी के सभी तरफ से डीमन ने उन्हें घेर लिया है और फ्लाइंग मॉन्स्टर की वजह से रीइंफोर्समेंट को भी बुलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। कल वाले स्केलेटन कर्ट की रिपेयर वॉल से प्यूरिफाई हो गए हैं।
ये सब कर्ट के विलेज में नॉर्मल होता ही रहता है, पर तभी यूलिशिया को एक आइडिया आता है। वो कर्ट के बनाए हाई ग्रेड मैजिक क्रिस्टल की हेल्प से लापता रूइंस में जाके मॉर्टर समन के सोर्स को खत्म करके सब कुछ नॉर्मल कर सकती है। कर्ट जब उसके साथ चलने की जिद करता है तो उसे मना करके लीशे को प्रोटेक्ट करने का वो कह देती है, क्योंकि अभी भी लीशे पर भूत ड्राइंग कर सकते हैं। जेनरिक और एलरेड जब मॉन्स्टर को खत्म करने का प्लान बना रहे थे तब यूलिशिया बाकी दोनों के साथ आके उनका परिचय एलरेड से करवाती है। जहां जब प्रिंसेस के इस सिटी में होने के बारे में एलरेड को मालूम चलता है, वो कुछ सोल्जर को उन्हें प्रोटेक्ट करने को भेजने वाला है, पर मिमिकी के लोग पहले से ही लीशे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए और सोल्जर को वहां जाने की जरूरत नहीं है। यूलिशिया का प्लान है माना क्रिस्टल की हेल्प से मॉन्स्टर के सोर्स तक जाके उसे डिस्ट्रॉय करना, जिसमें उसे कुछ मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ लोगों को डिकॉय बनाने की जरूरत है। तो एलरेड जेनरिक को डिकॉय बनाने का काम देके यूलिशिया के साथ सोर्स को खत्म करने जाने की शर्त रखता है, और तब तक मिमिको और ओफेलिया सिटी को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। जेनरिक और एलरेड फेयरवेल ड्रिंक कप में पानी भर के फेंक देते हैं, क्योंकि वो दोनों जिंदा वापस आके इसमें साके जो पीने वाले हैं। सिटी गेट में बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, तो यूलिशिया कट वाला माना क्रिस्टल निकाल के मॉन्स्टर में फेंकती है, जिससे एक ही बार में बहुत सारे मॉन्स्टर प्यूरिफाई हो जाते हैं। माना क्रिस्टल के असर को देख सभी हैरान हैं, पर प्लान के मुताबिक जेनरिक डिकॉय टीम को लेके जाता है और बाकी दोनों वेस्ट साइड में जाते हैं। जब तक कट अपने आप को इतना वीक महसूस होने की वजह से सैड महसूस करता है, जहां उसे अपने गांव के एक दादाजी की बात याद आती है कि व्यक्ति को ब्लैक स्मिथिंग करते वक्त अपने आप पर विचार करने का मौका मिलता है। कट डांजो जैसे ही पर छोटी तलवार बनाता है, लेकिन वो कट को पसंद नहीं आती, लेकिन लीसे को वो तलवार बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए कट लीसे को तलवार दे देता है। तलवार को अपने सर के ऊपर उठाने से एक सीक्रेट स्पेल एक्टिवेट होती है। कट को लीसे को देख साफ समझ आ रहा है वो अंदर से सैड और परेशान है, इसलिए वो अब जाके उससे पूछ ही लेता है, तुम्हें कोई मारने आने वाला है क्या, इसलिए तुम सैड और परेशान हो। और जब कर्ट को याद आता है यूलिशिया वेस्ट साइड में लापता रुइंस पर गई है, तो उसे सब समझ आ जाता है जो लीशे पर ड्राइंग करके जाता है वो लापता रुइंस पर ही है, क्योंकि वहां ड्राइंग करने की बहुत सारी जगह है। इसलिए तो ग्लो अपने मिशन के टाइम वहां अपना नाम लिख रहा था, जिसे मार्लेफिस ने करंट मार के रोका था। कर्ट अपने प्रेसियस लोगों को प्रोटेक्ट करने में नाकाम होने से परेशान है, पर कर्ट की ये बात सुनते ही लीसा बहुत खुश है। लेकिन कर्ट जब बोलता है वो सभी लोगों को प्रेसियस मानता है, तो लीसे का पोपट हो जाता है। कर्ट डिसीजन ले लेता है कि वो रुइंस में जाके लीसे पर ड्राइंग करने वाले को खुद साफ करेगा, और लीसे भी दूसरों पर डिपेंड होने से कंटाल गई है, इसलिए वो भी कर्ट के साथ जाने का फैसला ले लेती है। रोइन से जाने के लिए लीसे सज धज रही है जैसे बारात में जा रही हो, तभी वो याद करती है कि कर्ट के ब्लेड को सर के ऊपर उठाने से एक स्पेल एक्टिवेट होती है, पर अभी हमें नहीं दिखाया जाता वो किस तरह की स्पेल है। तब तक यूलिशिया और एल्ड्रेड रुइंस जाने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के या उन्हें प्यूरिफाई करके जाने का रास्ता बना रहे हैं, लेकिन अब जेनरिक की डिकॉय टीम और यूलिशिया दोनों के पास मैजिक क्रिस्टल की कमी हो रही है। और तभी एल्ड्रेड जो एक जनरल है कुछ नल्ले कमजोर मॉन्स्टर के हाथों घायल हो जाता है, लेकिन वहां साकुरा पार्टी के लोग आके उन दोनों को मॉन्स्टर से बचा लेते हैं, जिसके बाद वो सभी रुइंस एंट्रेंस पर आते हैं, जहां यूलिशिया एल्ड्रेड को कर्ट का बना पोशन देती है, जिससे वो बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। और जब एंट्रेंस से फिर से मॉन्स्टर आने लगते हैं तो साकुरा पार्टी के लोग इन मॉन्स्टर का सामना करते हैं और बाकी दोनों रुइंस के अंदर सोर्स का पता करने आते हैं। अभी तक डीमन ने मैलेफिस की इतनी सोल पावर यूज कर ली है कि वो मरने की कगार में है। डीमन देख रहा है कैसे जेनरिक मैजिक क्रिस्टल की हेल्प से मॉन्स्टर को प्यूरिफाई कर रहा है, और बाकी दोनों अब तक मॉन्स्टर समन करने के सोर्स तक आ जाते हैं, जहां जब वो मैजिक क्रिस्टल से सभी मॉन्स्टर को प्यूरिफाई करते हैं, एडवांस डीमन लॉर्ड उन सबके सामने आ जाता है। डीमन को देख उन्हें मॉन्स्टर समन होने का सोर्स का मालूम चल जाता है। डीमन पर जब यूलिशिया मैजिक क्रिस्टल से उसे प्यूरिफाई करने का ट्राई करते हैं तो डीमन को अपनी अनलिमिटेड हेल्थ की वजह से कुछ भी नहीं होता। डीमन की अनलिमिटेड हेल्थ का रीजन है मालेफिस की माना और सोल का एनर्जी के तौर पे यूज करना। डीमन उन दोनों को और भी ज्यादा मॉन्स्टर को सिटी में भेज के प्रिंसेस को पकड़ के सभी के सामने लीसे को मारने की धमकी देता है, और इसको रोकने के लिए साकुरा और बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सभी अभी कुछ ही समय में मरने जो वाले हैं। ये सब सुन के यूलिशिया डीमन के हार्ट में और एल्ड्रेड डीमन का सर काटता है, लेकिन इतना सब होने से भी डीमन नहीं मरता। तो यूलिशिया को जल्दी ही समझ आ जाता है वो दोनों मरने वाले हैं, क्योंकि डीमन के पास अनलिमिटेड हेल्थ है और ना ही वो कर्ट के माना क्रिस्टल से प्यूरिफाई होने वाला है।
जिसके बाद मालेफिस अपने आप को मरा हुआ ही मान रही है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो मैजिकल सर्कल को साफ करके डीमन की अनलिमिटेड हेल्थ को रोक पाए। वो अपने आखिरी समय पर कर्ट के खाने को याद करती है, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कर्ट उसके आसपास ही है। तभी कर्ट और लीसे अंडरग्राउंड रास्ता बना के रुइंस तक पहुंच गए हैं। कर्ट मालेफिस को यहाँ पड़ा हुआ देख हैरान है। मालेफिस लीसे को कर्ट के साथ देख ये अनुमान लगाती है कि कर्ट लीसे को अपने साथ यहाँ इसलिए लाया है जिससे वो मालेफिस को लीसे को मारने से रोक सके। पर जब मालेफिस कर्ट को रिवील करती है कि उसे सिस्टर की पोजीशन से निकाल दिया गया है और लीसे को मारने के पीछे बिशप ट्रिस्टन का हाथ है, तो कर्ट को कुछ समझ नहीं आता, बल्कि उसे जो बताया गया था लीसे पर ड्राइंग करने वाला रुइंस पर है। और यहाँ तो मालेफिस है जो पहले गुलोवा को कहीं भी ड्राइंग करने से रोकती थी, वही अब ये सब कर रही है। पर लीसे को समझ आ जाता है उसे मारने के पीछे ट्रिस्टन का हाथ है। और जब कर्ट यूलिशिया और एल्ड्रेड के बारे में मालेफिस से पूछता है तो उन्हें वो ऊपर वाले फ्लोर में जाने को कहती है, लेकिन लीसे कर्ट को यहाँ ही रुक के मैजिकल सर्कल साफ करने को बोलती है। और जब उसके ऊपर ड्राइंग करने वाली कर्ट के सामने ही है तो लीसे को कुछ भी नहीं होगा। उसके पास कर्ट की बनाई हुई तलवार भी तो है, तो वो अपने आप की रक्षा कर सकती है और यूलिशिया की हेल्प करने चली जाती है। वो मालेफिस को यकीन तो नहीं होता, पर कर्ट पोछा मार के मैजिकल सर्कल को बड़ी आसानी से साफ कर देता है। और जैसे ही मैजिकल सर्कल ब्रेक होता है, डीमन की अनलिमिटेड हेल्थ पावर भी चली जाती है, इसलिए वो अटैक को इस बार डॉज करता है। ये देख यूलिशिया मैजिकल क्रिस्टल से उसे प्यूरिफाई करने का ट्राई तो करती है, लेकिन डीमन क्रिस्टल को दूर फेंक देता है। तभी वहां लीसे भी उन लोगों की हेल्प करने आती है, पर डीमन उसे देखते हैं साथ ही मार देता है। लीसे को अपनी आंखों के सामने मरता देख यूलिशिया निशब्द रह जाती है, पर डीमन बहुत खुश होता है क्योंकि उसका काम जो खत्म हो गया है। पर यहाँ आता है एक ट्विस्ट। मरने वाली लीसे एक इल्यूजन है जो इतनी परफेक्ट है कि डीमन को तक पता नहीं चला वो रियल है या इल्यूजन। ये सब कमाल कर्ट की बनाई गई बटरफ्लाई शॉट का है, जिसकी मदद से ये सब मुमकिन हो पाया है। रियल लीजे मैजिक क्रिस्टल तोड़ के डीमन को प्यूरिफाई करके खत्म कर देती है। डीमन के खत्म होते ही जितने भी समन हुए मॉन्स्टर थे वो भी गायब हो जाते हैं। पर यूलिशिया लीसे पर गुस्सा थी क्योंकि उसे लगा लीसे सही में मारी गई, लेकिन वो इस बात की सराहना करते हैं कि लीसे की वजह से ही वो लोग जिंदा है। एल्ड्रेड भी लीसे को सिटी बचाने के लिए धन्यवाद करता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाने की खुशी में वो आज रात पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। जब तक नीचे मैजिकल सर्कल के साफ हो जाने के बाद भी मालेफिस का कर्स गायब नहीं हुआ और उसे इतनी भूख लग रही है कि वो जल्दी मारने वाली है, पर कर्स की वजह से वो कुछ खा नहीं सकती। लेकिन लास्ट टाइम वो कर्ट के दिए हुए राइस बॉल खाती है और इस बात से हैरान हो जाती है कि वो कुछ खाने के बाद भी मरी नहीं, बल्कि उसका कर्स अपने आप ठीक हो गया। और अब जाके मालेफिस को कर्ट की पावर के बारे में सबको समझ आता है कि कर्ट की वजह से फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग के लोग सुरक्षित थे, पर बदले में वो कर्ट पर कैसे अत्याचार करते थे। कुछ समय बाद लीसे और यूलिशिया भी वहां आते हैं और मिमिको के फैंटम सोल्जर लीसे को मारने के जुर्म में मालेफिस को अपने साथ जेल लेके जाते हैं, जहां मालेफिस को लगता है कर्ट जेल जाने से उसे बचा सकता है, पर कर्ट तो उल्टा कहता है मैं जेल में तुम्हारा फेवरेट खाना लेके तुमसे मिलने आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मालेफिस के जाने के बाद यहाँ यूलिशिया को यकीन नहीं होता। वो कर्ट और लीसे की पर्सनल एडवेंचर और बॉडीगार्ड है, लेकिन उसकी जान कर्ट और लीसे ने ही बचाई है। कर्ट धीरे धीरे अपने सभी दोस्तों से मिलता है, वो अपने घर आता है और घर और दोस्तों का साथ पाके कर्ट अब बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा है। रात में सभी बैटल में मदद करने वाले सोल्जर बाकी सभी के साथ पार्टी के नाम पर शांति से खाना खा रहे हैं। ये देख कर्ट को लगता है उसका खाना किसी को भी पसंद नहीं आया, पर यहाँ उल्टा है, सभी को खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है वो सब बातें करने पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते। लीसे कर्ट का इंट्रोडक्शन एल्ड्रेड और जेनेरिक से करवाती है। पहले कर्ट को लगा था एल्ड्रेड यहाँ का ठेकेदार है और कुछ समय बाद कर्ट के लगाए हुए पटाखे फूटते हैं, लेकिन बाकी सभी इस बात से हैरान है कि कर्ट के हाथों का खाना खा के सभी लोग हील हो गए। सीन चेंज होके चेन में कैद एक लड़की पर आता है जिससे मिलने मार्ग्रेव टाइकून नाम का मोटा आया है। सीन हैश्ड गांव में छोटे कर्ट पर आता है जो मर्चेंट की बेटी हिल्डेगार्ड यानी हिल्डे से बात करने आया है। हिल्डे को उसके पापा ने हैश्ड गांव के लोगों से बात करने से मना किया है क्योंकि गांव के लोग बहुत ही अजीबो गरीब है, पर जब हिल्डे कर्ट से बात नहीं करती तो वो रोने लगता है। बहुत रोटलू है वो, इसलिए वो दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों गोलम में बैठ के रेनबो फ्लावर देखने आते हैं, जहां हिल्डे गलती से जहरीले लाल बेर खा लेती है तो कर्ट फटाफट एंटीडोट बना के माउथ टू माउथ
उसे एंटीडोट देता है। फिर सीन प्रेजेंट पर आता है जहां ये सब कर्ट की एक पुरानी याद का एक सपना है। वो सभी एक गांव आए हैं पानी की समस्या का समाधान करने, क्योंकि वो सभी अटेलिये मास्टर के लिए काम जो करते हैं। दादाजी के हिसाब से करीब के गांव में पानी है, पर वो इस गांव को पानी देने से मना कर रहे हैं। कुछ समय बाद यूलिसा को डांजो से मालूम चलता है बाकी तीनों दूसरे दादाजी के बर्ड की देख रेख करने गए हैं, तो यूलिसा करीबी गांव पानी की समस्या का समाधान करने के लिए निकलती है। पर रास्ते में उसे कुछ लोगों से मालूम चलता है गांव में एक लेक या पॉन्ड बन गया है, वो भी अचानक। जब यूलिसा वहां जाती है तो कांस और सीना से मालूम चलता है बर्ड के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, इसलिए कर्ट ने यहाँ पानी निकाल डाला। पानी देख गांव के दोनों लीडर यूलिसा का पानी का अजीब पर समाधान करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उपहार के रूप में उन्हें कुछ कलरफुल एग देते हैं। सिटी में मॉर्टर अटैक की रिपोर्ट देने एल्फ्रेड और लीसे टाइकोन के लॉर्ड मार्ग्रेव के पास आए हैं। मार्ग्रेव बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बनाता है पैसे लेने के लिए, और मार्ग्रेव का एक अच्छा कनेक्शन रॉयल फैमिली और गुरु माकू एम्पायर के साथ भी है। मार्ग्रेव लीसे के साथ अपना अच्छा कनेक्शन बनाना चाहता है, जिससे उसे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। पर ये सब बातें लीसे को पहले से ही मालूम है। मार्ग्रेव को ये भी पता चलता है लीसे के अटेलिये मास्टर के मैजिक क्रिस्टल से 500 मीटर के अंदर मास्टर प्यूरिफाई होते हैं। लीसे को समझ आ जाता है मार्ग्रेव कर्ट से मिलके उसे अपने साइड करना चाहता है, पर कर्ट को तो मालूम ही नहीं है वो एक अटेलिये मास्टर है। जिस टाउन में लीसे ने अटेलिये बनाया है वो मार्ग्रेव के डोमेन में आता है, जिसका कोई नाम नहीं है, और वो डीमन को किंगडम में आने से रोकता है। इसलिए वहां के लीडर को बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे सभी नोबल और बाकी सभी उसकी बात माने। पर इस काम के लिए एल्फ्रेड बेस्ट नहीं है, बल्कि कर्ट बेस्ट है। ये सब सुन के लीसे को समझ आता है अगर कर्ट टाउन का लॉर्ड बनता है तो उसे पब्लिक के सामने आना ही होगा, और यही मार्ग्रेव का प्लान है। लीसे कर्ट की प्रतिनिधि बन के आई है, इसलिए वो कर्ट के साइड से डिसीजन ले सकती है। लेकिन जब मार्ग्रेव कर्ट की बेइज्जती करता है तो लीसे को बहुत ही गुस्सा आता है, और इसलिए वो कर्ट को लॉर्ड बनाने के लिए मान जाती है और मार्ग्रेव की जीत हो जाती है। ये सब बातें जब यूलिसा को पता चलती है तो वो किसी और को टाउन का लॉर्ड बना के मार्ग्रेव का हुतिया बनाने को कहती है। पर प्रॉब्लम ये है टाउन के सभी लोगों ने तो कर्ट को देख रखा है, जिनको ये भी मालूम है कि कर्ट ही अटेलिये मास्टर है। बताओ, ये तो वही बात हुई, तुम्हारी बंदी के सभी दोस्तों को पता है, तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, बस तुम्हें ही इस चीज की खबर नहीं है। लीसे के हिसाब से कर्ट के जितना जेंटलमैन और अच्छा व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और जब यूलिसा मजाक करती है कि कर्ट को मिले हुए एग से एक लड़की पैदा हुई है जिसका वो ख्याल रख रहा है, तो लीसे ज्यादा कुछ नहीं सुनती, बस तुरंत थर्ड प्रिंसेस की अथॉरिटी से बच्चे की एडॉप्टेशन की प्रोसेस करने जाने लगती है। ये सब देख के यूलिसा को समझ आ जाता है लीसे कर्ट के प्यार में सचमुच में पूरी तरीके से पागल हो गई है। पर सच में कर्ट मिले हुए एग को हैच करने में बिजी है, और जब तक मिमिको पर इतने सारे काम आ रहे हैं कि वो सूख के कांटे से लकड़ी बन गई है। बिशप ट्रस्टन को अपने ही चर्च में किसी ने मौत के घाट उतार दिया, और किसी और बंदे पर एडवांस डीमन को समन करने का आरोप लगा के चर्च ने इस मामले से बड़ी आसानी से अपने आप को बचा लिया। लीसे को मारने में मदद करने वाली को मिमिको ने नहीं मारा, क्योंकि कर्ट जेल में उससे मिलने जाने का सोच रहा है। और तभी उसे खबर मिलती है कर्ट को गांव से जो एग मिला था उससे कर्ट ने 3 साल की बच्ची को हैच किया है। हैरान हो के सभी लोग थक गए हैं, तो ज्यादा कुछ तो नहीं बदलता, पर वो छोटी लड़की कर्ट को पापा मानती है। लेकिन सभी को मालूम है कर्ट को मिला कि एग से कोई भी 3 साल का ह्यूमन बच्चा हैच नहीं होता। यूलिसा का मानना है ये लड़की कोई मॉन्स्टर है जिसने ह्यूमन का फॉर्म लिया है, जो मौका देख के सभी लोगों को मार डालेगी, इसलिए छोटी बच्ची सभी को मारे। इससे पहले यूलिसा उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाने लगती है, सभी की सुरक्षा के लिए। और कर्ट जितनी भी कोशिश करता है यूलिसा को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए, यूलिसा अपना डिसीजन चेंज नहीं करती। पर जब वो छोटी लड़की यूलिसा को मम्मी बोलती है, उसकी माँ की ममता जाग उठती है और यूलिसा कर्ट के साथ शादी के सपने सजाने लगती है। पर लीसे अजीब तरीके से उसे वास्तविकता में ले आती है। छोटी लड़की लीसे को मम्मा और बाकी सभी को अपना भाई बहन बनाती है। सभी लोग छोटी लड़की की अच्छी परवरिश करने की बात करते हैं, जिससे मास्टर होते हुए भी ये किसी को हर्ट ना करे। यूलिसा भी छोटी लड़की की मासूमियत देख पिघल के सभी के डिसीजन से सहमत हो जाती है। और अब आता है कि इस छोटी लड़की का नाम क्या रखा जाए। लीसे और यूलिसा अपने अपने नाम के पीछे छोटी सी फाइट करती हैं, पर छोटी बच्ची को देख शांत हो जाती हैं। छोटी लड़की लीसे यूलिसा और कर्ट से कनेक्टेड है, इसलिए वो उसका नाम आकुरी रखते हैं। रात में लीसे फैंटम सोल्जर को
आकुरी के बारे में जानने के लिए मिमिको को उसका हेयर और सलाइवा देती है। दूसरे दिन तक कट ने मिथरल से आकुरी के लिए उसका प्ले रूम बनाया है जो आकुरी का जेल है, क्योंकि वो लीशे से भी नहीं मिल सकती और ना बाहर जा सकती है जब तक मिमिको आकुरी के बारे में सब कुछ पता ना लगा ले। इस रूम में उसे रहना ही होगा। कुछ काम से यूलिशिया और कट बाहर आते हैं जहां वो जल्दी से अटेलिए जाकर आकुरी के साथ खेलना चाहते हैं, पर तभी उन्हें काट के अंदर आकुरी बैठी मिलती हैं और दोनों को समझ नहीं आता वो यहाँ कैसे आई। पर यूलिशिया फैंटम सोल्जर की हेल्प से आकुरी के उनके पास होने की खबर मैंशन में देने को कहती है। और तब तक कट भी सोचता है अगर आकुरी सच में एक मॉन्स्टर निकली तो वो क्या करेगा। पर तभी उनके पास एक बुढ़ा दादा आता है जो उन्हें डीमन किंग को मार के दुनिया को बचाने का काम देता है, जिसके लिए आकुरी और कट रेडी हैं। पर लीशे हैरान। कुछ ही समय बाद वहां दादाजी की बहू क्लाइंट आके उन दोनों को बताती है जब से ससुर जी बुढ़े हुए हैं वो अशुभ बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक फ्यूचर बताने वाला बनना जो था। क्लाइंट न्यूली वेड कपल यानी नव विवाहित जोड़े को उनकी मदद करने आता देख खुश है। ये बात सुन के कट और यूलिशिया बड़े हैरान होते हैं, पर फिर क्लाइंट उन्हें यहाँ बुलाने का रीजन बताती है कि फार्म के पिग ज्यादा गर्मी होने की वजह से अपना चारा नहीं खा रहे। कट डिसाइड करता है कि वो पिग के लिए ठंडक और सुकून देने वाला चारा बनाएगा। जब कट चारा बनाता है तब तक यूलिशिया न्यूली वेड कपल वाली बात सुन के अभी तक सदमे में ही है, पर उसे पता है ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। वो बस कट की बॉडीगार्ड बन सकती है, जीवन साथी नहीं। लेकिन वो इस बात को मानने को अभी तक रेडी नहीं होती कि उसे कट से सच में प्यार हो गया है। कट का चारा पिग को बहुत अच्छा लगता है, पर चारा पिग को छोड़ ड्रैगन को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो भी चारा खाने आ जाता है। ये सब देख यूलिशिया ड्रैगन से फाइट करने आती है, लेकिन कट उसे रुकने का बोल के बताता है। उसके गांव में फ्रेश चारा खाने आए दिन ड्रैगन आते हैं। ये सब देख सच में यूलिशिया हैरान है, पर कट तो आकुरी को बताता है ये बेबी ड्रैगन है, कोई डॉगी नहीं। लेकिन तभी यूलिशिया को ब्लड स्मेल आती है। थोड़े अंदर जाने पर उसे कट को गार्ड करने वाले फैंटम की लाश दिखती है। तभी डीमन रेस से एक डीमन वुमन और यूलिशिया की फाइट स्टार्ट होती है। और जब कट और आकुरी यूलिशिया के पास आते हैं तो डीमन एक छोटे बच्चे को वापस मांगते, पर किसी को समझ नहीं आता वो बेबी ड्रैगन या आकुरी में से किसको मांग रही है। कट को लग रहा है ये डीमन एक ड्रैगन हंटर है, पर तभी ब्लू ड्रैगन कट को और आकुरी को सेफ्टी में लेके उड़ जाता है। कट के जाने के बाद यूलिशिया और डीमन की फाइट स्टार्ट होती है, जहां यूलिशिया को डीमन बहुत मारती है। और जब यूलिशिया पूछते हैं डीमन को आकुरी चाहिए या बेबी ड्रैगन, तो डीमन को जवाब नहीं देती, बल्कि गुस्से में यूलिशिया को घायल करती है। पर जब डीमन उसका काम तमाम करने आती है तो वो कट के मैजिक क्रिस्टल का यूज करके बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे ऐसा लगता है डीमन मारी गई। पर डीमन उल्टा अपने रियल फॉर्म में बाहर आती है, क्योंकि ब्लास्ट से उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल ब्रेक हो गया है। डीमन को देख यूलिशिया को याद आता है डीमन बहुत सदियों से ह्यूमन के सामने नहीं आया, पर डीमन और ह्यूमन कट्टर दुश्मन है। डीमन ह्यूमन से मैजिक कैपेसिटी और फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आज तक कोई भी डीमन से नहीं जीता। डीमन को ये भी पता है यूलिशिया लोगों ने ही डीमन लॉर्ड को रूइंस में मारा है। इससे ये साबित होता है कि ये डीमन उन लोगों पर सिटी में अटैक होने से पहले नजर रखे हुए है। इतना सब करने से भी डीमन नहीं मरी, तो अब लास्ट ऑप्शन ये है कि कट टाउन में अटेलिए जाए, जहां बाकी सभी फैंटम कट के फैंटम को ना पाके यहाँ जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन करने आए, जिससे इस डीमन को मारा जा सकता है। पर कट भैया आकुरी को सेफ प्लेस में छोड़ के ड्रैगन के साथ मिलकर फाइट करने आ जाते हैं, पर कॉम्बैट में नल्ले होने की वजह से वो ड्रैगन से गिर जाते हैं। पर ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, कट को अपने औकात के बारे में पता है, इसलिए वो मदद के लिए पिक के ग्रुप को लेके आया है। वो दोनों उनकी हेल्प से भागने लगते हैं। कट वापस इसलिए आया क्योंकि वो अपनी प्रेशियस लड़की को मरते हुए नहीं देख सकता। यूलिशिया को लगता है कट उसे अपना अच्छा दोस्त और एलाय मानता है, और जब भी लीसे कट के साथ नॉटी चीजें करने की कोशिश करती है तो उसे बुरा लगता है और अपने दिल में दर्द भी होता है। और ये सब सोच के यूलिशिया लास्ट में अपने आप को मानने से रोक नहीं पाती कि वो कट से प्यार करने लगी है। पर तभी डीमन फायर अटैक करके सभी को रोक देती है। डीमन के अटैक को देख यूलिशिया अपनी तलवार टूटने की वजह से कट से डैगर उधार लेके एक ऐसी स्किल यूज करने वाली है जिससे सामने आने वाले अटैक को काट के कास्ट करने वाले पर वापस भेजा जा सकता है। पर यूलिशिया इस स्किल में अभी तक कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन इस बार अपने प्यार को बचाने के लिए वो ये सक्सेसफुली कर लेती है। पर तभी यूलिशिया की हेल्प करने पता नहीं कहां से आकुरी आ जाती है, और आकुरी को देख पता नहीं क्यों डीमन अपना अटैक कैंसिल कर देती है, जिससे सभी की जान बच जाती है। लेकिन ज्यादा माना और चोट लगने की वजह से डीमन और यूलिशिया दोनों बेहोश हो जाती हैं। लेकिन यूलिशिया को कट मेडिसिन देके ठीक कर देता है, जिसके बाद दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं
आकुरी यूलिसा पर टेलीपोर्ट मार के कैसे आई, क्योंकि अभी तक कोई भी बिना टेलीपोर्टेशन स्टोन की हेल्प से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता और डीमन भी वहां से अभी तक भाग गई है। पर डीमन के अटैक से सभी पिक की हालत खराब थी, या ऐसा भी बोल सकते हैं वो जल्दी ही मरने वाले हैं। लेकिन कट बाकी सभी के साथ मिलकर उन्हें ठीक करके फार्म में छोड़ देता है और ड्रैगन को सेफ प्लेस लेके जाने लगता है। जब तक यूलिसा और आकुरी कार से टाउन वापस जा रहे हैं, डीमन ने आकुरी को देख के अपनी स्पेल कैंसिल क्यों की, ये बात तो यूलिसा को अभी तक समझ नहीं आई है। पर आकुरी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकती है, उसका पता उसे लगाना ही होगा। पर वो अपने आप को जिंदा देख अच्छा महसूस करती है। कुछ समय बाद कट अपने साथ ड्रैगन में बेहोश डीमन को लाता है। यूलिसा ये देख हैरान है तो कट विस्तार पूर्वक बताता है जब वो ड्रैगन को छोड़ने जा रहा था तब डीमन उसे बेहोश हालत में मिली। पहले तो कट वहां से जाने वाला था, पर जब उसे याद आया डीमन ने लास्ट मूवमेंट में अपने अटैक को कैंसिल करके यूलिसा और आकुरी की जान बचाई थी, इसलिए वो डीमन को हील करने के लिए मेडिसिन बनाने लगा। पर वो इस बात से गुस्सा है कि एक ड्रैगन हंटर को कभी ह्यूमन पर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बात डीमन को समझ नहीं आती, क्योंकि वो एक डीमन है, कोई ड्रैगन हंटर नहीं। कट बहुत डरपोक है, इसलिए उसने मेडिसिन में बेहोश होने की दवा भी मिलाई है। डीमन के बेहोश होने से पहले कट हिल्डे का नाम लेता है, जिसे सुन डीमन हैरानी में बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में वो सभी डीमन को बांध के अटेलिए लाते हैं, जहां आकुरी लीसे और सीना से मिलती है। यूलिसा भी लीसे को नहीं रोकती, क्योंकि आकुरी ने उसकी जान जो बचाई है। तभी वहां लीसे कट जैसे बंदे को उनके अटेलिए मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करती हैं। मास्टर को देख कर तो बहुत खुश है, लेकिन यूलिसा फिर से हैरान। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। मैंने इसमें अभी तक आए 8 एपिसोड एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो 12th एपिसोड आने के बाद ही आएगी। और प्लीज मुझे बता दो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।